हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर लाइफ डजेंट गेट बेटर बाय चांस, इट गेट्स बेटर बाय चेंज। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि अपने आप ही आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाएंगे, आप बेहतर हो जाएंगे, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। उसके लिए आपको अपने अंदर सुधार लाने पड़ेंगे, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर 2024। On October 11, a passage train collided with a stationary goods train fast enough for 13 bogies to overturn। बोल रहे हैं 10 अक्टूबर की बात बता रहे हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन मतलब जिसमें सवारी यात्री जाते हैं, वो ट्रेन कोलाइड करके मतलब टकरा गई। किसके साथ टकरा गई? एक स्टेशनरी गुड्स ट्रेन। स्टेशनरी मतलब एक जगह पर स्थिर खड़ी, गुड्स की मतलब मालवाहक गाड़ी। तो एक स्टेशनरी गुड्स की ट्रेन जो थी उसके साथ वो टकरा गई, और इतनी तेज़ी से वो टकराई कि 13 बोगीज जो हैं वो ओवरटर्न कर गई एंड वन टू कैच फायर, और एक में आग लग गई इन कवराई पिटाई नियर चेन्नई। कवराई पिटाई एक जगह है चेन्नई के पास में, वहाँ पे। नो कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड ऑल्दो सेवरल पीपल वर इंजर्ड। कोई भी यहाँ पे जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई भी हताहत नहीं हुआ। कैजुअलिटीज मतलब किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ज़रूर घायल हुए हैं। No deaths and swift post-event action would have rendered this incident less significant if not for the recent spate of railway accidents across zones। बोल रहे हैं कि इसमें कोई डेथ नहीं हुई, और फास्ट एकदम बहुत ही स्विफ्टली मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से इसके बाद में जो भी कार्रवाई होती है एक एक्सीडेंट के बाद में वो कर दी गई। तो क्योंकि इसमें कोई जान नहीं गई और उसके बाद में एकदम कार्रवाई तेज़ी से कर दी गई, तो इसकी वजह से ये शायद इतना हाईलाइट नहीं होना चाहिए था एक्सीडेंट। जाहिर सी बात है कि अगर किसी एक्सीडेंट में कोई जान नहीं गई है ना, और सरकार ने भी अपना काम एकदम तीव्रता से किया है, तो आपको भी लगेगा कि चलो ठीक है, बच गए, किसी को कुछ हुआ नहीं। जो जिन लोगों को एक्सीडेंट में जिन लोगों को थोड़ा बहुत इंजरीज हुई हैं, उनको सरकार ने मुआवजा दे दिया है, और बाकी क्लियरेंस वगैरह सब कुछ जल्दी कर दिया है। जो भी कल्प्रिट थे उनको एकदम से सज़ा भी दे दी है, जांच भी शुरू कर दी है। तो इतना कोई खास बात मतलब इतनी कोई वो नहीं है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये तब होता अगर जो हाल फिलहाल में इस पूरे जोन में जितने एक्सीडेंट्स की एक स्पेट एक पूरी श्रृंखला हो गई है, उस वो नहीं होती। यानी कि इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट इस एरिया में हो चुके हैं। स्पॉटलाइटिंग द ऑफ्ट प्रिकैरियस कंडीशंस ऑफ ट्रेन। और ये क्या करता है? हाईलाइट करता है। ऑफ्ट प्रिकैरियस मतलब अक्सर जो एक अस्थिर, ऑफ मतलब ऑफन, ऑफन मतलब जो अक्सर एक अस्थिर कंडीशन है ट्रेन्स की, उसको हाईलाइट करता है। द इंफ्रास्ट्रक्चर दे नीड टू ऑपरेट एंड द पीपल एंड गुड्स दे ट्रांसपोर्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर ट्रेन वाले जिनके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं, ठीक है, वो कितना ख़राब है, उसकी कंडीशन कैसी है, और जो लोग इन गाड़ियों में या इन गुड्स ट्रेन्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उन लोगों की स्थिति कैसी है, इसको हाईलाइट करता है। In the Kavaraipetai incident, officials said the passenger train received a green signal to enter the main line, but passed passed into the loop line। बोल रहे हैं कवराई पिटाई इंसिडेंट में क्या हुआ कि ऑफिशियल्स ने पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दी थी कि तुम्हें मेन लूप में जाना है। ठीक है, वो अब वो क्या होता है, ट्रैक्स एक इस तरीके से जैसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, ये मेन लूप है। यहाँ पे एक स्टेशनरी बाईपास लूप बनाई जाती है। जो उड़ीसा सॉरी वेस्ट बंगाल वाला या उड़ीसा वाला जो इंसिडेंट हुआ था, वो भी ऐसे ही हुआ था। ट्रेन को इधर जाना था और वो इसमें घुस गई थी, इधर जाके टकरा गई थी। जो ऑलरेडी एक स्टैंडिंग ट्रेन थी उसके साथ जाके, ये बड़ी फास्ट थी क्योंकि, तो इसके साथ जाके टकरा गई थी। वो इंजन शायद हो सकता है इस तरफ जो ट्रैक्स होते हैं वो इस तरफ कनेक्टेड होंगे, कनेक्शन नहीं उनका। हरी झंडी तो दे दी कि आप इधर जाओ, लेकिन कनेक्शन शायद प्रॉपर नहीं हुए होंगे, तो वो इस लाइन में चली गई। सेम चीज़ यहाँ पे हुई। उस ट्रेन को बोला गया था, पैसेंजर ट्रेन यहाँ से आ रही थी, इसको बोला गया था कि आपने सीधे जाना है। ठीक है, हरी झंडी दे दी थी कि आपको सीधे रास्ता खाली है, आप उधर जाओ, लेकिन वो यहाँ पे चली गई रियर एंडिंग। लेकिन
पास्ड इनटू लूप लाइन, लेकिन वो पास लूप लाइन में चली गई। रियर एंडिंग द गुड्स ट्रेन, रियर एंडिंग मतलब पीछे से टक्कर मारना, तो पीछे से उसने गुड्स ट्रेन को टक्कर मार दी। कवच, द इंडियन रेलवेज ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ चॉइस बोल रहे हैं। कवच जो भारत सरकार का इंडियन रेलवे का एक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है, इज डिजाइन टू अवॉइड सच इंसिडेंट्स, इसका उद्देश्य ऐसे हादसों को बचाना ही है। एंड द गवर्नमेंट कैन स्टिल इंस्टॉल इट अक्रॉस its entire network in a decade with a little as little as 2% of its annual capex। अब एनुअल कैपेक्स क्या होता है कि सरकार ने देखो, सरकार के पास में और भी बहुत सारी मशीनरी है रेलवे के अलावा, जैसे एयरपोर्ट्स हैं या फिर जो और चीज़ें जहाँ पर मशीनरी लगी हुई है, तो सरकार उनका सालाना रख रखाव के लिए बजट निकालती है कि अब हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो अब इनमें सालाना बजट निकलेगा कि भाई इनका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। कोई भी डिवाइस है उसका अगर कोई इंटरनल पार्ट ख़राब है तो उसको स्थिर कराना है, रिपेयर कराना है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके लिए एनुअल बजट निकलता है, तो उस बजट को बोलते हैं कैपेक्स। तो बोल रहे हैं कि इस सिस्टम को, ये सरकार का जो सिस्टम है, भारत रेलवे का जो सिस्टम है हिंदुस्तान का कवच, उसको अगर हमने सभी व्हीकल्स में, सभी गाड़ियों में, ट्रेन्स में लगाना है, उसको अगर सभी ट्रेन्स में लगाना है, तो जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए उनको लगभग 1 दशक का यानी लगभग 10 सालों का समय लगेगा, और वो भी इसका खर्च भी बहुत कम, एज लिटल एज 2% एनुअल कैपेक्स का, जो एनुअल बजट इनने इंस्ट्रूमेंट्स की रख रखाव के लिए, चीज़ों के रख रखाव के लिए रखा होता है, उसका केवल 2% लगेगा कि हमारे देश की सारी ट्रेन्स में सिस्टम लग जाए। Of course, the effects of its implementation will become clear in a similar span of time। जाहिर सी बात है, जो इसके प्रभाव हैं इसके लागू करने के, कि ये लगा दिया तो क्या सारे एक्सीडेंट्स रुक जाएंगे, तो ये तो अभी इमीडिएट से बोल नहीं सकते, इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा जानने के लिए। जब लगेंगे सारे सिस्टम सभी जगह पे, उसके बाद अगर कोई ऐसा हादसा होता है, नहीं होता है, या कितने हादसों में कमी आई है, तब जाके समझ में आएगा ना कि हाँ जी ये सिस्टम प्रभावशाली है। नॉट इन अ फ्यू मंथ्स एज सम इन द पॉलिटिकल क्लास आर डिमांडिंग, और ये कुछ महीनों में नहीं पता लग सकता, जैसे कि पॉलिटिकल क्लास के कुछ लोग डिमांड करते हैं। एक तो पॉलिटिशियंस होते ही इतने ना समझ हैं कि पता नहीं जानबूझ के यार अपने पर्सनल जो भी डिफरेंसेस हैं, पार्टी के डिफरेंसेस, उनको साइड रख के जो देश के हित की बात होती है उसमें सबको एक साथ होना चाहिए, बट पता नहीं कैसे अजीब से लोग वहाँ पे पॉलिटिशियन बन के बैठे हुए हैं। This said, if the seemingly straightforward causes due to which a naive decision to reroute a train can turn into the reason for a major accident, बोल रहे हैं ये कहते हुए, अगर एक बहुत सीधा सा कॉज, सीधा सा कारण, जो कि क्या था, जिसकी वजह से एक नाइव सा बेकार सा, मतलब मूर्खतापूर्ण एक डिसीजन कि आपको ट्रेन को रीरूट करना है, रीरूट करना मतलब उसका रास्ता बदलना है, यही एक बड़े हादसे का अगर कारण हो जाए, आर अ साइन ऑफ द प्रिकैरिटी ऑफ द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये संकेत है कि जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति कितनी गंभीर है या कितनी खराब है, इस चीज़ का संकेत है। क्योंकि सिंपल सा डिसीजन था, आपने ट्रेन को हरी झंडी दी थी कि आपने इस रास्ते पे जाना है। अगर वही चीज़, अगर एक सिंपल सा ट्रेन का चलने का रोज़ का काम है, तो अगर यही छोटा सा डिसीजन, यही इतना साधारण सा डिसीजन अगर इसी में हादसे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रेन का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अस्थिर है। कवच कवरेज plus overhauling existing signaling systems should be a national priority but cannot be considered a silver bullet। बोल रहे हैं कवच का जो कवरेज है और साथ ही साथ जो रीवैम्प करना, एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम को ओवरहॉल करना, मतलब रीवैम्प करने की जो बात है, शुड बी ए नेशनल प्रायोरिटी, हमारे देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ सिल्वर बुलेट। अब सिल्वर बुलेट का मतलब होता है कि ये एक सिंपल समाधान नहीं है, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं है हर चीज़ का। तो बोल रहे हैं कि आप ये तो मान लो कि ये हमारे देश की प्रायोरिटी है, कवच सिस्टम सभी ट्रेन्स में लगाना और जो अभी के सिस्टम्स हैं उनको ठीक करना,
ठीक है, जो उनको दुरुस्त करना ये हमारे देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपने ये कर दिया तो आप लापरवाह हो गए या आप ये निश्चिंत हो गए कि आप कोई हादसा नहीं होगा। हादसे फिर भी हो सकते हैं, हमें प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉशियस भी रहना पड़ेगा। The long-standing delay in improving safety could be symptomatic of shortfalls in multiple area. बोल रहे हैं जो इतने लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से जो डिले हो रहा है सेफ्टी सिस्टम्स के सुधार के लिए, ये सिम्टोमैटिक है। सिम्टोमैटिक है मतलब सिंबल है, लक्षण है किस चीज़ का, जो अलग अलग भिन्न भिन्न एरियाज में शॉर्टफॉल्स यानी कि कमियां हैं उनका ये सिंबल है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, द स्टाफ ऑफ द रेलवेज मैटर फॉर सेफ्टी टू। उदाहरण के तौर पे जो रेलवे का स्टाफ है वो भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, जैसे कि जो लोकोमोटिव पायलट्स होते हैं वो इतने इतने घंटों की शिफ्ट्स करते हैं। अभी डॉक्टर्स की शिफ्ट्स के लिए हमने बात करी कि भाई 48 आवर्स की शिफ्ट करते हैं, उसके बाद भी उनको रिस्पेक्टेबल चीज़ नहीं मिलती या फिर उनको परेशानी होती है, या फिर कोई और चीज़ की बात करें तो इतने इतने घंटे काम करते हैं। बट जो लोकोमोटिव पायलट होते हैं वो भी कई आवर्स की शिफ्ट लगाते हैं, और आपको एक जगह पे नज़र गड़ा के अगर ट्रैक्स पे चलना है तो आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी, आप इतने घंटे लंबे लंबे आवर्स की लॉन्ग ड्यूरेशन की एकदम आंखें ऐसे खोल के बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे इस सीधे रास्ते पे देखते रहना है, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में भी अवेयर रहना है, तो दैट मीन्स आपको जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी ख़राब है, क्योंकि वो एकदम गर्म इंजन होता है, उसके अंदर आपको बैठे रहना है, और उसके बाद इतनी गर्मी में भी आपको ट्रैवल करना है, सामान लेके जाना है, पैसेंजर्स लेके जाने हैं, और फिर जाके इस तरीके के हादसे होना बहुत ज़्यादा एक ह्यूमन एरर की बात हो जाती है कि भाई अब वो इतना वर्कलोड उसके ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर, और हायरिंग्स कर नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, आप एक बंदे के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा और फिर उसके इस तरीके के हादसे होना बहुत सामान्य बात हो जाएगी। Recent media reports have revealed deplorable working conditions for East Coast, Western and Central Railways locomotive pilots। बोल रहे हैं अभी के जो recent मीडिया रिपोर्ट्स आए हैं उनमें ये साफ हुआ है, रिवील उजागर हुआ है कि जो ईस्ट कोस्ट, वेस्टर्न या फिर सेंट्रल रेलवेज के लोकोमोटिव पायलट हैं, ट्रेन संचालक है, वो उनकी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल है। डिप्लोरेबल मतलब निंदनीय है, बहुत ही शेमफुल है, ठीक है। इंक्लूडिंग 12 आवर शिफ्ट्स, अनहाइजेनिक रेस्टिंग फैसिलिटीज़ एंड एब्सेंस ऑफ टॉयलेट्स ऑन इंजन्स, जिसमें कि उनको क्या क्या सुविधा, देखो उनको 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, उनकी जो रहने सोने की या आराम करने की जगह है वो बहुत ही अनहाइजेनिक है, यानी कि साफ़ सुथरी बिल्कुल नहीं है, और इंजन्स के अंदर टॉयलेट्स भी नहीं होते। इवन व्हेन कवच रेल safety will require constant vigilance, yet vigil is threatened by access to basic amenities competing for pilots attention। बोल रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कवच सिस्टम जो है वो रेलवे सेफ्टी के लिए ज़रूरी है और इसके ऊपर भी सतर्कता रखनी पड़ेगी, निगरानी रखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी निगरानी जो है वो तब बाधित हो जाती है, तब खतरे में पड़ जाती है जब मूलभूत सुविधाओं का अभाव हो पायलट के ध्यान देने के लिए। यानी कि क्योंकि देखो अब वो जो मूलभूत सुविधा है वही पायलट के जो ध्यान है, पायलट की जो ज़रूरतें हैं उसके सामने खड़ी हो जाती है कवच सिस्टम की, कि आप बोल रहे हो कि 2% से कम में आप सारे रेलवे सिस्टम में 10 सालों में ये कवच सिस्टम इंस्टॉल कर दोगे, लेकिन जो उस कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला या जो बंदा उस ट्रेन को चला रहा है इतनी बड़ी को, आपने उसके लिए ही कोई सुविधा नहीं कर रखी, तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जो वर्किंग कंडीशन है उस बंदे की वो खतर अच्छी हो, या फिर जो ये कवच सिस्टम है वो इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तो हो सकता है वो ज़्यादा एक्टिव होकर काम करे, वो इतना थका हुआ ना हो कि उसकी आंख लग जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी एक मैटर है। Overall, the railway's revenue growth has slowed while its dependence on budgetary allocation for capex has increased। बोल रहे हैं कि
पूरा अगर टोटल बात करें तो रेलवे का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो भी धीमा हो गया है, लेकिन रेलवे की जो ज़रूरत है बजट के ऊपर या फिर जो बजट में कैपेक्स एलोकेट किया जाता है उसके ऊपर वो बढ़ गई है। इट्स फ्रेट बास्केट इज डोमिनेटेड बाय कोल। उसका फ्रेट होता है चुंगी, ठीक है, यानी कि चुंगी क्या होता है, जब आप कोई गुड्स वगैरह को एक जगह से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लगा के जाए लेके जाए ना, तो आपको एक जैसे टोल भरते हैं वो टोल देना पड़ता है, वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स के खाते में जाता है। तो इनका जो फ्रेट बास्केट है वो कोल से डोमिनेट है, यानी कि रेलवे का जो बहुत ज़्यादा जो खर्च है वो कोल के ऊपर होता है। एंड दस वल्नरेबल टू प्रेशर ऑन मल्टीपल सेक्टर्स टू डीकार्बनाइज। और इस वजह से अलग अलग सेक्टर्स से प्रेशर में है ये कि भाई आपको डीकार्बनाइज करना है। आपको पता है ग्लोबल पॉल्यूशन चल रहा है, दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज चल रहा है, और उसके लिए कार्बन को, आपके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की बात की गई है, और रेलवे सबसे ज़्यादा कार्बन यूज़ करता है। Both high density routes and high utilization routes often report more than 100% network utilization. अब जो high density जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर जो हाई यूटिलाइजेशन वाले रूट्स हैं उनमें अक्सर जो नेटवर्क है वो पूरा 100% यूटिलाइज हो जाता है। एंड there are signs it has still to recover market share it lost during the COVID-19 pandemic to other passenger services। और अभी भी फिर भी हमें ये संकेत मिल रहे हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान में जो पैसेंजर सर्विसेज में कमी आई या फिर जो पैसेंजर्स ने ट्रेन से आना जाना छोड़ दिया, अभी भी को काफ़ी हद तक इनको वो चीज़ सुधारना बाकी है कि सभी पैसेंजर्स ट्रेन से ट्रैवल करें। इस चीज़ का सुधार करना भी बाकी है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, दूसरे पैसेंजर सर्विसेज में प्राइवेट टैक्सीज कर ली या फिर बसेस के ज़रिए चले गए, ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करना उन्हें शुरू कर दिया। द रेलवेज कैन नॉट इम्प्रूव सेफ्टी इन अ वैक्यूम बट मस्ट एड्रेस ऑल दीज स्ट्रेसर्स इन कंसोनेंस। बोल रहे हैं अब रेलवे बिना किसी चीज़ के, बिना उनके कोई संसाधन के तो ये सारी कमियां पूरी नहीं कर सकता, उनके सारे जो सेफ्टी सिस्टम है उनको पूरा नहीं कर सकता है ना, इम्प्रूव नहीं कर सकता। लेकिन इसको ज़रूरी है कि ये जो तनाव करने वाले, परेशान करने वाले जो चीज़ें हैं उनको इन कॉन्सोनेंस मतलब कि अग्रीमेंट में सबके साथ में सहमति बना के इनको सुधारे, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। Finally, the government's response to recent accidents has included counter-terrorism investigators as well। और अंततः जो सरकार का रिस्पॉन्स आया है इन एक्सीडेंट्स के रिस्पॉन्स में, उनका जो जवाब आया है उसमें उनने, जैसे एक आप टेररिस्ट एक्टिविटी को काउंटर करते हैं, टेररिज्म को काउंटर करते हैं, वो भी शामिल किया गया। वाइल दिस इज ड्यू डिलीजेंस बोल रहे हैं, हालांकि ये क्या है, ये काफ़ी केयरफुलनेस है, ठीक है, आप सतर्कता बरत रहे हैं कि भाई हो सकता है टेररिस्ट का प्रेजेंस हो, इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उनका इन्वॉल्वमेंट हो, उनका प्रेजेंस हो। तो ये क्या है, देयर प्रेजेंस एंड इन्वॉल्वमेंट शुड नाइदर डिस्ट्रैक्ट इंडिया फ्रॉम रेलवेज नीड्स और नॉर अलाउ द गवर्नमेंट टू हाइड बिहाइंड अ वेल ऑफ सीक्रेसी। तो बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर वो शामिल भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब सही है, उसमें सुधार की ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहे हैं कि अगर उनकी प्रेजेंस है भी, उनकी इन्वॉल्वमेंट है भी, तो भी हमारी भारत सरकार का रेलवेज की ज़रूरतों से ध्यान डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलते कि अच्छा ये तो सारा टेररिस्ट ने किया था, इसमें हमारे रेलवे सिस्टम में तो कोई खराबी नहीं है, वो तो सब बढ़िया है, उसमें कोई और 10 साल चल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें सुधार की इमीडिएट ज़रूरत है। और साथ ही साथ सरकार को कि भाई इसमें तो टेररिज्म इन्वॉल्व है तो हम ज़्यादा गोपनीयता के चक्कर में हम ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, तो पारदर्शिता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गोपनीयता गोपनीयता करते चक्कर में सारा कुछ सीक्रेट रख लें, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो टेररिज्म इन्वॉल्व है भी तो ना तो सरकार को रेलवे की ज़रूरतों से, उनकी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहिए, ना ही आप गोपनीयता का हवाला देकर सारी बातों को अपने पीछे बैक एंड में रख लें और जनता को कोई जवाबदेही ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ पॉजिटिव दिखा, हादसा हो गया रेलवे में, बहुत सारे हादसे हो गए, बहुत सारी कमियां हैं, जो उनके कर्मचारी हैं उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उनके लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये ऑप्टिमिस्टिक है कुछ टोन? नहीं ना।
कैसी है? कॉशनरी है, सचेत होने के लिए कहा गया है कि अभी रेलवे में सुधार की ज़रूरत है, और अगर हम कम से कम 2% भी कैपेक्स का एनुअली यूज़ करें तो भी अगले 10 सालों में सारा का सारा सिस्टम जो है इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये इंस्टॉल हो जाता है सिस्टम, तो उसके बावजूद भी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। उसके बाद भी हमें ये सोचना चाहिए कि जो ये सिस्टम है इसमें कई ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Why is the implementation of the Kavach system considered crucial for Indian Railways according to the passage? ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण तो है लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि इससे हमारी रेलवे की सेफ्टी हो पाएगी। ठीक है, इट विल इमीडिएटली प्रिवेंट ऑल फ्यूचर रेलवे एक्सीडेंट्स। तो देखो, ये तो पैसेज में कहा गया कि ये इम्पॉर्टेंट है, पर ये ज़रूरी है, पर ये नहीं कह सकते कि ये सेफ तरीका है, एक बिल्कुल सेफ हो जाएगा इससे, तो ये इनकरेक्ट है। इट इज़ ओनली वे टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस ऑफ रेलवे पायलट्स। तो रेलवे पायलट्स की वर्किंग कंडीशन का कवच सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। कवच सिस्टम रेलवे की प्रोटेक्शन के लिए है, इनकी वर्किंग कंडीशंस एक अलग मसला है। ठीक है ज़रूरी वो रेलवे के लिए ही, लेकिन वो अलग चीज़ है। इट इज़ नेसेसरी स्टेप बट नॉट अ कंप्लीट सोल्यूशन टू इम्प्रूविंग रेलवे सेफ्टी। बोल रहे हैं कि ये नेसेसरी स्टेप है लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है रेलवे की सेफ्टी के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is one of the key factors contributing to the precarious conditions in Indian Railways? As mentioned in the passage, बोल रहे हैं एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है जो कि रेलवे की प्रिकैरियस जो खराब स्थिति है उसको कंट्रीब्यूट करता है। तो द एब्सेंस ऑफ अ डेडिकेटेड फ्रेट बास्केट सिस्टम। तो डेडिकेटेड फ्रेट बास्केट सिस्टम की कमी का यहाँ पे कोई हवाला नहीं दिया गया है, वो गलत है। ठीक है, द स्लो रिकवरी ऑफ मार्केट शेयर लॉस ड्यूरिंग पेंडेमिक। बोल रहे हैं कि मार्केट में जो पेंडेमिक की वजह से रेलवे में ट्रैवल करने वाले यात्रियों में कमी आई है ना, वो उसका अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। तो ये भी एक कारण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण या फिर मुख्य पहलू, मुख्य फैक्टर नहीं है। द ओवर रिलायंस ऑन काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेटर्स आफ्टर एक्सीडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल काउंटर टेररिज्म के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, पर ये भी एक पहलू शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो एक्सीडेंट्स के बाद की बात है, रेलवे की खराब कंडीशंस के बारे में कौन बता रहा है? ये तो नहीं बता रहा। The delay in installing basic safety infrastructure like Kavach and updating signaling systems, option D is correct। ये जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, या मूलभूत जो एक सुविधा है कवच सिस्टम, उसको ही अपडेट करने में, उसको भी इंस्टॉल करने में जो डिले हो रहा है, वो दर्शाता है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उसकी स्थिति खराब है। Which of the following can be inferred as a primary reason for the increased attention towards the Indian Railways safety issues as per the passage? बोल रहे हैं कि कौन सी बात जो है वो एक मुख्य कारण है इंक्रीज्ड अटेंशन की, हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर या सेफ्टी इश्यूज की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए इसके बारे में। The number of passengers traveling by train has increased exponentially in recent years, incorrect है। The Kavarai-Petai incident had a high number of casualties, which led to the attention on rail safety, incorrect है। The recent spate of railway accidents has spotlighted the precarious conditions of trains एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल करेक्ट है। जो हाल फिलहाल में एक बहुत लंबी श्रृंखला रेलवे एक्सीडेंट्स की हुई है, मिनिमम लगभग हर दूसरे दिन एक रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, मेजर हो चाहे माइनर हो, लगभग महीने में एक बार तो, या फिर हर दूसरे दिन कहें तो, ये एक्सीडेंट हो ही रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो रेलवे की स्थिति है वो कितनी खराब है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना खराब है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रिकैरियस का एंटोनिम बताना है। प्रिकैरियस का मतलब क्या होता है? प्रिकैरियस का मतलब होता है खराब स्थिति, है ना। यहाँ पे सेफ्टी से रिलेटेड बात करेंगे कि सेफ नहीं है, अनसेफ है, राइट। तो फर्स्ट है सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित है। अगर प्रिकैरियस को हम अनसेफ माने, ठीक है, खराब स्थिति है, खराब स्थिति, तो खराब स्थिति अनसेफ भी हो सकती है, राइट। तो अनसेफ अगर बोलते हैं तो सेफ क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा
ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो टेम्पररी मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो विचलित होता रहता है, तो वो तो प्रिकैरियस से कहीं भी रिलेटेड नहीं करता। डेंजरस, डेंजरस अब इसका सिनोनिम हो जाएगा। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, नाजुक भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन ए सेफ इज करेक्ट। We were returning after an exhilarating day trip to a stunning valley when an experience of a different kind hit us. बोल रहे हैं कि हम एक बहुत ही रोमांचित करने वाली, बहुत ही मनोरंजक या रोमांचित करने वाली ट्रिप, डे ट्रिप, दिन की यात्रा से कहाँ पे, एक बहुत खूबसूरत वैली की तरफ गए थे। वहाँ से वापस आ रहे थे जब हमें एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस हुआ जिसने हमें बहुत ज़्यादा अलग तरीके से प्रभावित किया। ऑन आ रिसेंट विजिट टू अ हिमालयन हिल स्टेट। अब यहाँ पे जाएंगे तभी वापस आएंगे, ठीक है। तो पहले बात कहाँ आएगी, बी स्टेटमेंट, कि हम जब रिसेंटली एक हिमालयन हिल स्टेट में विजिट करने गए, वी गॉट स्ट्रैंडेड आउटसाइड आवर प्रॉपर्टी फॉर अ फ्यू आवर्स। हम कुछ घंटों के लिए अपने जो भी वहाँ पे प्रॉपर्टी थी जहाँ पे हमने स्टे करना था, वहाँ से बाहर हमें कुछ घंटों के लिए हम फंस गए। A huge fallen देवदार tree was blocking the path leading to the resort. एक बहुत बड़ा सा देवदार का पेड़ जो है वो गिर गया था, ठीक है, और वो रास्ता रोक रहा था। अब देवदार के पेड़ ऐसे होते हैं कि आप उनको उठा नहीं सकते, वो इतने भारी और इतने बड़े होते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो जो देवदार का पेड़ है बहुत बड़ा सा, वो हमारे रिजॉर्ट के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था। The local villagers, in a commendable display of solidarity and strength, cleared the path within a few hours. लेकिन जो लोकल विलेजर्स थे, ये दर्शाते हुए कि एकजुटता में और उनकी कितनी स्ट्रेंथ है, उनकी कितनी मजबूती है, ये दर्शाते हुए उन्होंने उस रास्ते को कुछ घंटों में खोल दिया। It made us realize the hardships and unpredictability of life in mountain terrain. इसने हमें ये सिखाया कि भाई जो पहाड़ी इलाके हैं उनकी लाइफ कितनी हार्ड होती है, कितनी अनप्रडिक्टेबल होती है। But our biggest takeaway here was the spirit of brotherhood that bound these simple hill folks into a symbiotic community. लेकिन जो हमने सबसे बड़ी सीख यहाँ पे सीखी, वो ये देखा कि इन गांव के साधारण से लोगों के, पहाड़ी साधारण से लोगों के अंदर कितना भाईचारा है, और जो कि एक इनके जो पूरे लोकल लोग हैं, इनको एक एकजुटता होके एक पूरा एक चिन्ह की तरह, एकजुट की तरह एक समुदाय में बांधता है, एक कम्युनिटी में बांधता है, ठीक है। तो अब देखो उन्होंने यहाँ पे रियलाइज करा कि हार्डशिप्स और अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है, लेकिन सबसे बड़ा बट बोला गया ना, तो बट एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेकिन जो हमने सबसे बड़ी सीख सीखी वो ये सीखी कि यहाँ पे भाईचारा बहुत है, यानी कि डी के बाद में ई आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता है कि बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद में बोला कि जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें ये जो हादसा है ये बहुत ही अलग तरीके से हमने देखा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया कि क्या हादसा क्या हुआ, इंसिडेंट क्या हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि एक बहुत बड़ा पेड़ जो है वो हमारे वहाँ पे गिर गया था, और उसको फिर लोकल विलेजर्स ने जो है मिल के निकाल दिया। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि BA BACDE। बी से एक, बी से दो, यहाँ पे BD है, BD नहीं चाहिए, BACDE, ऑप्शन डी इज करेक्ट। It is where I go when I need to disconnect from the world. ये वो जगह है जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ जब मुझे बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करना होता है, बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर जाना होता है। रिकनेक्ट विद नेचर, जब मुझे पर्यावरण से कनेक्ट करना होता है। फाइंड सोलेस इन द स्टिलनेस ऑफ इट्स वाटर, तब मुझे इसका जो ठहरा हुआ पानी है उसमें शांति मिलती है, उसमें सेरेनिटी, शांति, सोलेस मिलता है। एंड द सेरेनिटी ऑफ इट्स सराउंडिंग, और वहाँ पे जो उसके आसपास की सराउंडिंग्स की शांति है उसमें शांति मिलती है। इन द मिडल ऑफ द कॉन्स्टेंट बैरेज ऑफ सोशल मीडिया नोटिफिकेशन। बैरेज मतलब कि बहुत सारे सवाल जवाबों से भर जाना, उनसे एकदम उनकी बौछार कर देना। तो बोल रहे हैं कि कांस्टेंट, निरंतर सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस की बौछार के बीच में, वर्क डिमांड की बौछार के बीच में, और मेंटल एग्जॉशन जो आजकल का मॉडर्न लाइफस्टाइल लेकर आता है उसके बीच में,
अब आगे स्टेटमेंट कंटिन्यूस होगी, कुछ इनकम्प्लीट है। फाउंड माई सेल्फ क्रेविंग एंड एस्केप, तो इस सब भागा दौड़ी के बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से बच के निकलना है, मुझे यहाँ से भागना है। ओवरवेल्म्ड एंड इन नीड ऑफ सॉलिट्यूड, जब मैं इमोशन से भर चुका था और मुझे एकांत की जरूरत थी, I left behind the noise of my phone and the stresses of daily life to visit a place that has always brought me peace, our town Lake Cheruvu। तो बोल रहे हैं कि जब मैं इमोशन से भर चुका था और मुझे एकांत की ज़रूरत थी, तब मैंने अपने फ़ोन की आवाज़ें और ये शोर शराबा, डेली लाइफ के जो परेशानियां हैं, इन सबको पीछे छोड़ के मैं उस जगह के पे चला गया जो अक्सर ही मुझे शांति देती थी। वो था मेरा टाउन लेक, जो टाउन मेरे शहर का जो लेक था चेरुवू, वहाँ पे। फिर उसके बारे में बताएगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ और नेचर के साथ मैं रिकनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आर के बाद में ओ आएगा, हमें पता चल गया आर के बाद में ओ आएगा, और पी के बाद में क्यू आएगा। पी स्टेटमेंट को क्यू स्टेटमेंट जो है वो आगे कंप्लीट कर रहा है, तो पी क्यू आर ओ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। When Prime Minister Narendra Modi announced that rupees with the denomination of 500 and 1000 would dash to be the legal tender from the 9th of November, बोल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा करी कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो डैश कर दिए जाएंगे, डैश हो जाएंगे, और लीगल टेंडर 9 नवंबर से, ठीक है, यानी कि उनका लीगल टेंडर खत्म करने की बात हो सकती है कि 9 नवंबर से वो बंद हो जाएंगे। द होल कंट्री वॉज स्टंट, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। स्टंट मतलब स्तब्ध रह जाना। सोशल मीडिया वॉज फ्लडेड विद मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया मैसेजेस से, इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा था। पीपल स्टार्टेड काउंटिंग द कैश दे हैड डैश फॉर ईयर्स, लीगली और इलीगली, लोगों ने जितना भी कैश उनने कई सालों से इकट्ठा किया था, चाहे लीगल कानूनी रूप से या चाहे गैर कानूनी रूप से, उसको वो काउंट करना स्टार्ट करने लगे। The main objective of this move was to curb black money, जो इस पूरे प्रक्रिया का मुख्य कारण था, क्यों ये नोटबंदी की गई, इसका पूरा मुख्य कारण था ब्लैक मनी को रोकना, करप्शन को रोकना, और फेक मनी का जो परेशानी थी, पूरा ये सिस्टम था, उसको रोकना। ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज इन डैश वेलकम द मूव, बोल रहे हैं उन सभी लोगों को छोड़ के जो गैर कानूनी गतिविधियों में होंगे, उनको छोड़ के बाकी सब ने इसका स्वागत करा। द होल ऑपोजिशन शुक हैंड्स अगेंस्ट दिस मूव अंडर वन प्रिटेंस और द अदर, जो पूरा ऑपोजिशन है उसने किसी एक कारण से या किसी दूसरे कारण से सबने एक साथ हाथ मिला दिया कि इसका विरोध करना है। They called this decision a dash law and wanted the government to roll it back. उन्होंने कहा कि ये जो पूरा डिसीजन है ये कानून के खिलाफ हो सकता है, कानून को वायलेट करने वाला हो सकता है, और कहा कि सरकार इसको वापस ले। Severe criticisms were made to target the decision, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ इस फैसले को टारगेट करते हुए। द गवर्नमेंट ऑल्सो कैरिड आउट डैश अटैक, सरकार ने कुछ इस तरीके के अटैक्स भी किए। When Prime Minister Narendra Modi announced that rupees with the denomination of 500 and 1000 would dash to be legal tender from 9th of November, seize मतलब किसी चीज़ को रोक देना, जब्त कर देना। यूनिफाई मतलब एकजुट हो जाना। कोलैबोरेट मतलब किसी के साथ में मिलजुल के काम करना। और सीज का मतलब होता है जब्त करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सीज यानी कि रोकना इज करेक्ट, कि वो काम नहीं करेंगे, बंद कर दिए जाएंगे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। People started counting the cash they had dash for years. Distribute मतलब बांटना, तो उन्होंने इतने सालों से अगर जो कैश बांट दिया है उसको वो कैसे काउंट करेंगे, जो आपके पास चीज़ है आप उसी को काउंट कर सकते हैं ना। विड्रॉन मतलब जो बैंक से पैसा निकाला है उसको, तो वो आप काउंट कर ही लाते हैं, ठीक है, उसको काउंट करने का यहाँ पे लॉजिक नहीं है, यहाँ पे काउंट उस चीज़ को किया जा रहा है जो आपने घर में छुपा के रखी है, बचा के रखी है। डिस्पर्स्ड का मतलब भी बांटने से लेकर ही है, फैलाना, बांटना। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा किया, सो ऑप्शन डी एक्यूमुलेटेड इज करेक्ट। ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज इन डैश वेलकम द मूव, तो फर्स्ट है एमालगमेशन का मतलब होता है जो इस चीज़ को इकट्ठे करने में, इसके संगठन में जो शामिल थे, तो यहाँ पे संगठन की बात नहीं करेगी। अनाउंसमेंट मतलब घोषणा,
घोषणा की बात नहीं करेगी। मैल प्रैक्टिसेस मतलब गलत या अवैध गतिविधियों में, तो जाहिर सी बात है, अब मेरे पास तो 2 नंबर का पैसा है नहीं, तो मुझे क्या परेशानी हो। हाँ, जो आम जनता है वो लाइन में भी लगी, कई कई घंटों की लाइन में लगी, परेशानियां भी उठाई, लेकिन उनने कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि उनको उम्मीद थी ये जो बायसनेस है या फिर जो ये इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, या फिर कहें जो एक अमीर तबका बहुत अमीर और गरीब तबका बहुत गरीब हो गया है, वो जो इनइक्वालिटी है वो शायद रुक जाएगी, ब्लैक मनी रुक जाएगा। तो जनता बहुत खुश थी, जिनके पास वो काला धन नहीं है वो खुश थे। परेशानी किनको हुई? जिन्होंने गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा किया है, क्योंकि उनके पास डिक्लेरेशन नहीं है, ठीक है, कि ये पैसा कहाँ से आया, उनके पास इस चीज़ का कोई हिसाब नहीं है, तो फिर उनको परेशानी हुई। तो माल प्रैक्टिसेस मतलब गलत तरीकों से जिनने पैसा इकट्ठा किया है, उनके अलावा बाकी सब ने इसका स्वागत किया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। They called this decision a dash law and wanted the government to roll it back. A ड्रेकोनियन मतलब बहुत ही कठोर, तो जाहिर सी बात है उनने इस नियम को ड्रेकोनियन बोला। लाइक मतलब जो पसंद किया जाने वाला है किसी के जैसा। फ्रेजाइल मतलब बहुत नाजुक। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, सब चीज़ को इंक्लूड करने वाला। तो इसको उन्होंने ड्रेकोनियन लॉ बताया, क्योंकि आप उसका विरोध कर रहे हैं तो आप उसको ड्रेकोनियन बोल रहे हैं। The government also carried out dash attacks. एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। तो यहाँ पे सरकार के जवाबी हमलों की बात की जा रही है कि उन्होंने भी उदाहरण के साथ कुछ जवाबी हमले किए, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर भाग गए हैं, तो उनका उदाहरण देते हुए उन्होंने भी अटैक्स किए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनफैक्चुअल मतलब कि प्रभावहीन। रिवेंजफुल बदले के। और केस मतलब कि जो मामला है, जो भी कुछ केस है उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अटैक्स की बात की जा रही है। हर फादर डैश हर टू ऑप्ट फॉर अ केमिस्ट्री डैश इन हर फाइनल ईयर। उसके पिताजी ने उसको, फर्स्ट है अलाउड या अलाउड, ठीक है। तो ये वाला अलाउड, ALLOWED, इसका मतलब होता है आपने किसी को परमिशन दी है, किसी को आपने बोला है कि हाँ आप कर सकते हो, ठीक है, सब स्वीकृति दी है। ये वाला अलाउड होता है मतलब जोर से बोलना। तो जोर से कि यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसके पिताजी ने उसको जोर से तो नहीं बोला होगा, उसके पिताजी ने उसको परमिशन दी है कि आप फाइनल ईयर में केमिस्ट्री का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब COU, ये COURSE कोर्स, इसका मतलब होता है जो आप सब्जेक्ट्स वगैरह जो आप कोर्स क्वालिफिकेशन करते हैं वो। अब COARSE कोर्स का मतलब होता है कि दरदरा करना, जैसे हम कुछ चीज़ पीसते हैं रेसिपीज वगैरह में, तो उसको बोलते हैं ना कि इसको फाइनली चॉप करना है, इसको फाइनली ग्राइंड करना है, इसको क्वार्स रखना है, थोड़ा दरदरा रखना है, राइट। तो वो हो गया ये। तो यहाँ पे यानी कि अलाउड और कोर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एट हिज विट्स एंड, विट्स मतलब कि समझ, बोलते हैं कि आपके समझ, आप बहुत विटी हैं, आप बहुत समझदार हैं, या फिर हाजिर जवाब है, तो वो समझ है तभी हाजिर जवाब है। एट इट्स विट्स एंड मतलब कि आपको पता नहीं है, आप अज्ञान है या आपको पता नहीं है इसके बारे में, ये समझ नहीं आ रहा, आपके जहाँ तक आपकी सोच नहीं पहुँच सकती उससे परे है। At his wits' end, he decided to return to his parents as he was unable to cope up with the stress of adjusting at a new place. बोल रहे हैं जब उसको कुछ समझ में नहीं आया, तब उसने डिसाइड करा कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस चला जाएगा, क्योंकि वो नई जगह पे रहने के स्ट्रेस और नई जगह पे रहने के एडजस्टमेंट से वो डील नहीं कर पा रहा था। नॉट नोइंग वॉट टू डू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आफ्टर थिंकिंग, बहुत गहन विचार करने के बाद। टेकिंग ऑल नोट, सब चीज़ को कंसिडर करने के बाद। डिसाइडिंग आफ्टर कंटेम्पलेशन, इस ये भी इनकरेक्ट है, सब चीज़ को बारीकी से जांचने परखने के बाद की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। सो ऑप्शन ए नॉट नोइंग व्हाट टू डू इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। विंडिकेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कही गई है या जिसको माना जाता है कि ये सत्य है, उसको आपने गलत प्रूफ करना है, वो हो गया विंडिकेशन। साइकोमेट्रिक का मतलब होता है एक ऐसा इवैल्यूएशन की प्रक्रिया, ऐसी जांच की प्रक्रिया जिसमें कि आप किसी इंसान में क्या काबिलियत है, उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये सब जांच सकें। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। और कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसी कंपनी होती है जो बहुत सारी चीज़ों में
बहुत सारे काम करती है। अब जैसे कि टाटा है, टाटा की कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस भी है, टाटा की गाड़ियाँ भी आती हैं, टाटा का स्टील भी आता है, वो एक कॉन्ग्लोमरेट है। वैसे ही आईटीसी, आईटीसी कंपनी है जो कि इंडियन टोबैको कंपनी, वो बुक्स भी बनाती है, जो क्लासमेट की नोटबुक्स आती हैं वो आईटीसी की आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो क्या है, कॉन्ग्लोमरेट है। तो कॉन्ग्लोमरेट का मतलब आपको समझ में आ गया। कॉन्ग्लोमरेट के स्पेलिंग क्या होते हैं, CONGLOMERATE, कॉन्ग्लोमरेट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई नो कोविड हैज मेड यू टेरिबली इल, मुझे पता है कोविड ने आपको बहुत बीमार कर दिया है। द गुड थिंग इज दैट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर फर्दर इन्फेक्शन, यानी कि इस मीनिंग का आपको यहाँ पे एक ईडियम फिट करना है, तो अच्छी बात है कुछ, राइट। तो फर्स्ट है बीइंग इन क्विक सिल्वर, बीइंग इन क्विक सिल्वर कोई ईडियम नहीं है, ये इनकरेक्ट है। द सिल्वर स्पून, द सिल्वर स्पून मतलब जिसके पास में बहुत ज़्यादा धन हो, बहुत ज़्यादा पैसा हो, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून मतलब बहुत ज़्यादा पैसा था इनके पास में। द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड, सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड मतलब कि जो एक पूरे इस नेगेटिविटी के बीच में कुछ अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप बीमार हैं कोविड की वजह से, पर अच्छी बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्रॉसिंग पाम्स विद सिल्वर यानी कि रिश्वत देना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो इमीडिएटली बोला गया है। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत प्रभाव से। स्पेलिंग क्या होता है, IMMEDIATELY, इमीडिएटली, ठीक है। तो IMMEDIATELY, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यानी कि आसमान से टपके खजूर में अटके, तो क्या मतलब, आप एक परेशानी से निकले नहीं थे, दूसरे में पड़ गए। बीइंग अ हॉरिबल कुक, क्या आप बहुत खराब कुक हैं, इनकरेक्ट। बीइंग विद समवन थ्रू गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स, नहीं, कि आप किसी के दुख सुख में साथ रहे हैं, इनकरेक्ट है। थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, स्थिति खराब से और ज़्यादा खराब हो गई, गंभीर हो गई और ज़्यादा बुरी हो गई, तो बिल्कुल करेक्ट है। आप एक परेशानी से निकल के दूसरे में पड़ गए, यानी कि स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पेरिलस, पेरिलस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक का सिनोनिम चाहिए अगली, अगली मतलब बदसूरत। डेंजरस, डेंजरस मतलब बहुत खतरनाक। एडवर्स मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर। बैड मतलब बहुत ज़्यादा खराब, सो यहाँ पे ऑप्शन बी डेंजरस इज करेक्ट। My grandmother is fond of giving homilies to all my friends who visit my place. अब homilies का मतलब क्या होता है, प्रवचन। तो अगर आपकी माता जी प्रवचन देती हैं तो सिनोनिम क्या आएगा, जो आप किसी गुरु के वहाँ पे जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, सरमन्स बोलते हैं। फर्स्ट है स्ट्रिक्चर्स, स्ट्रिक्चर्स का मतलब होता है सख्ती, तो उसकी माता जी सख्ती नहीं देती थी, सरमन यानी कि भाषण या फिर प्रवचन देती थी। ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब होता है विकल्प। सरमन, सरमन का मतलब होता है प्रवचन उपदेश। सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव, सो ऑप्शन सी सरमन इज करेक्ट। द वेंडर सेड दैट द एप्पल्स वर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, वेंडर ने कहा कि ये एप्पल जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, तो बढ़िया का एंटोनिम क्या हो जाएगा, खराब क्वालिटी के। सुपीरियर मतलब सबसे बेहतर, बेहतरीन, तो उसका एंटोनिम होता है इंफीरियर। एक्सीलेंट बहुत शानदार, बहुत उम्दा। डिस्टेस्टफुल मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं है, अनप्लेजेंट है। इन्फीरियर, इन्फीरियर मतलब निम्न, सबसे घटिया क्वालिटी के हैं। स्मॉल मतलब छोटे हैं, सो ऑप्शन सी इंफीरियर इज करेक्ट। प्लीज डैश मोर शुगर टू द जूस सो दैट इट बिकम्स स्वीटर, तो आपको मिठास डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, चीनी ऐड करनी पड़ेगी। फर्स्ट है एड, एड मतलब सहायता। एड, एडी, एड, एड मतलब विज्ञापन। एड, एड मतलब सहायक। और एड, एड मतलब और ज़्यादा डालना, ऐड करना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी एड इज करेक्ट। प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है जो अनिश्चित है, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, डिपेंडेबल है, सॉरी नॉन डिपेंडेबल है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा। फर्स्ट है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब चमकदार, प्रकाशमय। रिलायबल मतलब भरोसेमंद। डाउटफुल, डाउटफुल मतलब संदिग्ध। कोलोसल, कोलोसल मतलब विशाल, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसका रिलायबल बी इज करेक्ट।
He passed away in the year 1915 at 10 a.m. on July 13. अब देखो सीक्वेंस नहीं बन रहा. जब आपने किसी टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं जिसमें टाइम भी है, डेट भी है, ईयर भी है, तो उसका टाइम फ्रेम कैसे चलता है? पहले आपने टाइम बताना होता है, ठीक है, उसके बाद में आपने डेट बतानी होती है, उसके बाद में आपने ईयर बताना होता है, ठीक है. तो ही पास्ड अवे एट 10 a.m. on 13 July in the year 1915. ही पास्ड अवे इन द ईयर, इन द ईयर पहले नहीं आएगा, ऑन जुलाई डेट पहले नहीं आएगी, एट 10 a.m. on July 13 in the year 1915. 1950 ऑप्शन सी इज करेक्ट. आई वॉज इन ओमान अराउंड 2 months. 2 महीने के लिए आप ओमान में थे, ठीक है. तो अराउंड मतलब उसके आसपास, उसके आसपास तो नहीं थे. फॉर 2 months, 2 महीने के लिए थे ना, तो फॉर आएगा. आई वॉज इन ओमान फॉर 2 months, ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.